हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग देखेंगे जो मेंस का प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का चल रहा है कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए। उसका आज क्लास नंबर 8 है। ठीक है, यानी कि क्लास नंबर 8 में हम लोग क्या सीखेंगे कि मान लो एक क्वेश्चन आता है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसके पूरे अप्रोच को समझेंगे कि सतत विकास होता क्या है, एक्चुअल में इसके चैलेंजेस क्या है, सतत विकास में कौन कौन से आयाम हैं, डायमेंशन, ये तमाम चीजें, कैसे इंट्रो को लिखना है, कैसे बॉडी पार्ट हम लिखेंगे, कैसे डायग्राम को यूज करेंगे, कैसे इसे कंक्लूड करेंगे, ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्लास नंबर 8 है और एक टॉपर कैसे लिखता होगा आंसर, बेहतर आंसर का प्रैक्टिस आप कैसे कर सके, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर मैंने प्रीलिम्स तो निकाल लिया लेकिन मुझे मेंस में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ये आप रेगुलर ना करें, इसके लिए ये क्लास का सेशन रेगुलर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। अभी देखो, इस वाले क्वेश्चन में जो क्लास नंबर 8 है, इसमें आपको सिंपल मैं बताऊं कि आज का जो टॉपिक है हमारा कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, इसका जो इंट्रो होगा बहुत सिंपल होगा। इंट्रो कहने का मतलब है कि जब आप इसे प्रस्तावना भी कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना। यानी कि जब आप किसी आंसर को लिखने जा रहे हो तो उस आंसर का स्टार्टिंग आप कैसे करो। ठीक है, तो सतत विकास का प्रस्तावना क्या होगा और प्रस्तावना में क्या क्या होता है, इस चीज को समझना पहले कि जब हम इंट्रो का बात करते हैं तो इंट्रो जो होता है ना, किसी भी क्वेश्चन का जो इंट्रो होता है जस्ट लाइक ट्रेलर होता है। क्या? ट्रेलर। यानी कि आप उसमें क्या बताने जा रहे हैं, बॉडी पार्ट में क्या लिखने जा रहे हैं और उसके बाद कंक्लूजन में भी आप क्या देंगे, ये इस 5 लाइन 6 लाइन में ही सारा कुछ डिफाइन होता है। इसलिए इंट्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब टीचर इंट्रो पढ़ता है ना, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वो शिक्षक जो है वो प्रोफेसर होते हैं, उन्हें इस विषय का पूरा ज्ञान है, तभी उन्हें कॉपी चेक करने को मिला है। जब वो कॉपी चेक करते हैं तो इंट्रो पढ़ के ही समझ जाते हैं कि बच्चे ने आगे क्या लिखा है। ठीक है, तो आपके लिए जैसे सतत विकास से आप क्या समझते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको, आप लोगों को जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिएगा वो टॉपिक आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे इस टॉपिक को कैसे लिखे ये बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। तो इंट्रो जस्ट लाइक ट्रेलर। अब ट्रेलर यानी कि एक पूरा फिल्म आप दिखाने जा रहे हो और उस ट्रेलर में वो थीम होगा। क्या होगा? जस्ट लाइक कि वो थीम होगा कि भाई हाँ, मैं इसमें यहाँ पे क्या क्या बताने जा रहा हूं या जा रही हूं। अभी थीम में क्या होगा या ट्रेलर में क्या होगा या इंट्रो में क्या होगा। ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसके ट्रेलर में या इसके इंट्रो में क्या चला जाएगा, पॉइंट एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में बैठाए रखना। विकास। ठीक है, क्या लिखोगे? विकास का अर्थ गुणात्मक एवं मात्रात्मक के संदर्भ में लिया जाता है। में लिया जाता है। विकास का अंतिम लक्ष्य, देखो इंट्रो कैसे लिखोगे वो मैं बता रहा हूं। विकास का अंतिम लक्ष्य, फिर इन्वर्टेड कॉमा, मानव का कल्याण, बंद कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा, मानव का कल्याण से है। ठीक है, जहां तक जहां तक सतत विकास, सतत विकास का अर्थ है कि, ठीक है, कॉमा, अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, और इसे क्या करोगे, अंडरलाइन, अगली पीढ़ी का संसाधन, ब्रैकेट में प्राकृतिक, अगली पीढ़ी का संसाधन उसके विकास में बाधा उत्पन्न ना करे
इसके लिए वर्तमान पीढ़ी को संसाधन का संरक्षण कर उपयोग किया जाना चाहिए। अब ये इंट्रो मैंने लिखा, ठीक है। अब आप अपने तरीके से इस इंट्रो को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया वही आपको यूज करना है। यानी कि विकास का अंतिम लक्ष्य मानव का कल्याण। अब इसमें जो सतत विकास का जहां तक बात किया जाए तो ये बोलता है कि विकास तो कीजिए, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा संरक्षण कीजिए कि अगली पीढ़ी के लोग उसे यूज कर सके और उनके विकास में बाधा उत्पन्न ना हो। ये कहता है सतत विकास। फिर इसी में आप इंट्रो में एक लाइन जोड़ेंगे, वर्तमान में सतत विकास के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, है ना। इसमें 17 लक्ष्य जो है और 269 जो है टोटल, इसमें इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है ताकि सतत विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इतना बताने के बाद आपको ये डायग्राम बना देना, ठीक है। आंसर में ये डायग्राम बना दोगे, 4 चांद लग जाएगा। कैसे बनाओगे इसे? सिंपल, देखो ये टफ नहीं है, ये लग रहा है। एक सर्कल ऐसे किया, एक सर्कल यहां दिए और एक सर्कल ऐसे बनाए। अब इस वाले जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो मैंने डार्क शेड में यहाँ पे किया, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सतत विकास। हिंदी मीडियम वाला सतत विकास, इंग्लिश वाले लिख देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इस वाले एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस वाले एरिया में सोशल डेवलपमेंट और इस वाले एरिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इनरिचमेंट या इनहेंसमेंट, ठीक है। अब ये जब डायग्राम बनाओगे फिर इस डायग्राम को डिफाइन करोगे, क्योंकि यही डायग्राम मेन है जो केवल सतत विकास को बताएगा। फिर सतत विकास का लक्ष्य क्या है? 17 लक्ष्य टोटल, उसको भी अभी मैं आ रहा हूं बताऊंगा तुम्हें। तो अब इसे डिटेल करोगे कि पर्यावरण का संरक्षण करना, जैसे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब उसके बारे में आपने चर्चा किया कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, और सोशल यानी कि सामाजिक जो विकास है वो भी बना रहे, मानव का कल्याण होता रहे। तो इसको तुम लोग डिफाइन कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सतत विकास से क्या समझते हैं, ये टोटल चीज आपने बता दिया। अब आप यहाँ बताओगे सतत विकास से आप क्या समझते हैं कि सतत विकास के कुल जो 17 लक्ष्य हैं उसके बारे में, ठीक है। इसके जो कुल 17 लक्ष्य हैं उसके बारे में बताओ। 17 लक्ष्य के बारे में बताना है, बहुत अच्छे से बताना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसे आराम से एकदम बताना है। अब इसमें याद रखने का सबसे बड़ा चैलेंज है, देखो सबसे पहले कहता है नो पॉवर्टी, याद हो जाएगा, यानी गरीबी। इंसान गरीब है, गरीब है यानी भूखा है, भूखा है यानी उसका हेल्थ डाउन है, हेल्थ डाउन है मतलब वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, और जब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है तो उसमें जेंडर इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, यानी कि उसमें लैंगिक समानता नहीं देखने को मिलेगा। तो जब ये नहीं मिल रहा है तो वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन यानी स्वच्छता में नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं पी रहा है। 17 लक्ष्य के बारे में बता रहा हूं, कैसे याद करोगे। फिर कहता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब वो जब इतना चीज नहीं मिल रहा है तो उसको एनर्जी कहां से मिलेगा? कौन एनर्जी? किस एनर्जी की बात हो रही है? यानी उसके घर में एनर्जी नहीं होगा, लाइट बल्ब पंखा ये सब नहीं चल रहा होगा, ठीक है। और क्लीन एनर्जी का बात करता है, यानी कि सौर ऊर्जा का डेवलपमेंट हो, पवन ऊर्जा का डेवलपमेंट हो, इसका बात करता है सतत विकास। फिर कहता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास जो मैंने आपको बताया अब ये डिसेंट होना चाहिए, यानी कि इसमें पर्यावरण का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर कहता है इंडस्ट्रीज इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उद्योगों का विकास हो और अवसंरचना का विकास हो, और वो भी इनोवेशन के साथ, यानी कि आपका जो इनोवेशन है, आपका जो आइडिया है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। जैसे अभी देखो स्मार्ट सिटी वाला कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है, या फास्टैग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सब क्या है? ये इनोवेटिव आइडिया है कि नहीं, हमने कैसे टोल टैक्स में जो लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है, उसे कैसे हम लोग समाप्त करें कि गाड़ी क्रॉस कर जाए, पैसा भी अकाउंट में आ जाए। या यूपीआई को ले सकते हो, ये इनोवेटिव आइडिया है एक तरह का। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या और इनोवेटिव आइडिया लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? पीएम गति शक्ति योजना में 100 लाख करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, तो ये एक आइडिया है। फिर कहता है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, यानी कि
जो असमानता है समाज में, ठीक है, उसको कम करना। एक देखो अब इसमें समझना, एक तो असमानता का बात कर रहा है रिड्यूस करने, कम करने का। एक बोल रहा है जेंडर इक्वलिटी आना चाहिए, यानी लैंगिक महिला पुरुष का बात कर रहा है, ठीक है। फिर कहता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि एक ऐसा शहर आप लोग बताएं जो बिल्कुल सतत हो, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसे बताया गया हो, और वो घर, ठीक है, जो आपने अपार्टमेंट बनाया, घर बनाया, शहर बनाया, वो चारों तरफ से ग्रीन हो, यानी कि हरियाली हो, वहां पे पेड़ पौधे हो, और जो उसे एनर्जी मिले वो भी बिल्कुल क्लीन, ठीक है, यानी सौर ऊर्जा पे आधारित हो। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो उपभोक्ता है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक को ही ले लो, सिंगल यूज प्लास्टिक में हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम लोग यूज करते हैं, फेंक देते हैं, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। तो एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर आपको बनना है जिसमें उपभोक्तावादी संस्कृति को उतना हावी नहीं होने दे, चीजों को आपको स्थिरता के साथ प्रयोग में लाना है, और आप उसको निरंतर प्रयोग करें। अगर प्लास्टिक यूज भी किया तो उसको फिर अन्य काम में कैसे यूज में ला सकते हैं, उसकी बात हो रही है। क्लीन क्लाइमेट एक्शन, यानी सबसे पहले जलवायु का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो जलवायु है ये गर्म हो रही है, जलवायु को किस तरीके से आप बचा सकते हो, उसे गर्म होने से कैसे, पृथ्वी गर्म हो रही, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, इन सब चीज के लिए एक्शन इसमें लिया जाना चाहिए। फिर कहता है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि देखो ये समुद्र का भी बात कर रहा है, समुद्र का भी बात कर रहा है कि आप जो समुद्र में कचरा फैला रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, ये जीव जंतु को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, ऐसा आपको काम करना है। यानी लाइफ बिलो वाटर, यानी समुद्र या जल के अंदर, नदियों के अंदर जो जीवन है उसको आप कैसे बचा के रख सकते हो, इसके बारे में ये बात करता है। फिर कहता है लाइफ एंड लैंड, यानी जीवन और भूमि, जीवन और भूमि, या फिर जीवन की भूमि समझ सकते हो, या फिर भूमि का जीवन। अब भूमि का जीवन का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने जमीन में इतना उर्वरक ही यूज कर दिया है कि आपकी मृदा जो है कि कैपेसिटी ही नहीं बची है कि वो अधिक उपजाऊ दे सके, ठीक है। तो आपको फर्टाइल लैंड को भी ध्यान में रखना है। कहता है पीस, जस्टिस एंड अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे संस्थाओं का निर्माण करना होगा जो इन सब चीजों को लागू करने में मदद करे, ठीक है, सारे लक्ष्य को, शांति बनाए रखे, सुरक्षा का माहौल हो, लोगों को त्वरित न्याय मिले, है ना, शीघ्र न्याय मिले। तो ये पीस एंड स्ट्रॉन्ग जस्टिस का बात कर रहा है। पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी कि पूरे विश्व के साथ आप दोस्ताना अपना संबंध रखें, साझेदारी रखें, ताकि आप इस 17 लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो देखो जब सतत विकास से आप क्या समझते हैं, जब पूरा लिखोगे ना तो ये 17 लक्ष्य का आपको चर्चा करना होगा कि भाई हाँ 2016 से लेकर 30 तक के बीच में इन लक्ष्यों को यूएन के द्वारा क्या किया गया है, घोषित किया गया है कि हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है कि पूरे विश्व में नो पॉवर्टी, कोई भी गरीबी ना हो, कोई भी भूखा ना रहे, सभी को स्वास्थ्य मिले, सभी को शिक्षा मिले, है ना, जेंडर इक्वलिटी आ जाए, क्लीन वाटर मिल जाए, स्वच्छता मिल जाए। ये 17 लक्ष्य का फिर तुम्हें बात करना है और 2-2 लाइन लिखना है। इसके बाद देखो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये एक्चुअल में क्या कदम उठा रही है। तो जैसे नो पॉवर्टी है, इसको समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए, जैसे मान लो मुद्रा ही योजना, या फिर मान लीजिए खाद्य सुरक्षा योजना है, ये नो हंगर के लिए है कि कोई भी हंगर भूखा ना रहे। फिर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब हेल्थ से स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। क्वालिटी एजुकेशन जो है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, समग्र विकास अभियान चला रही है, या फिर नई शिक्षा नीति 2.0 को लेकर आया गया है। जेंडर इक्वलिटी के लिए भी सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं जिसमें समाज में समानता आ जाए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए, अब जैसे क्लीन, ये इसके लिए तो मंत्रालय ही गठित कर दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय। सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, ठीक है। क्लीन एनर्जी के लिए प्रधानमंत्री जो है वो सौर आईएसए का गठन किए COP21 में, ये आपको याद होगा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको पता है FTA कर रहे हैं, फ्री ट्रेड अलायंस हो गया, या फिर मेक इन इंडिया जैसे बड़े प्रोग्राम, पीएम गति शक्ति। फिर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीएम गति शक्ति शामिल हो सकता है,
इनइक्वलिटीज यानी पॉलिटिकली आप देखो, प्रधानमंत्री जो वायु वंदना योजना है उसमें कैसे 33% का आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। शहरों के विकास के लिए जो स्मार्ट सिटी है उसका आप डेवलपमेंट देख सकते हो। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसमें लोकल फॉर वोकल को शामिल कर सकते हो। क्लाइमेट एक्शन में कोप 21 से लेके कोप 29 तक में इंडिया जो है अपना प्रत्यक्ष भागीदारी इसमें दर्शाया, इसे लिख सकते हो। लाइफ बिलो वाटर में ब्लू फ्लैग जो चलता है कार्यक्रम उसे लिख सकते हो। लाइफ एंड लैंड में लिख सकते हो, जैसे आपका सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह जो बनता है ना, किसान मित्र पोर्टल वगैरह जो लॉन्च किया गया है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के लिए क्या किया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोक अदालत की बात कर सकते हो, ग्राम न्यायालय की बात कर सकते हो जो 2008 में बना है। पार्टनरशिप फॉर गोल्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके लिए तो संविधान में भी आर्टिकल है, आर्टिकल 51 क्या कहता है, वैश्विक साझेदारी की बात करता है। तो 17 मतलब ये टोटल जितना भी चीजें चल रही है इसके लिए गवर्नमेंट जो है कार्यक्रम चला रहा है। तो ये 17 लक्ष्य तुम्हें याद रख लेना है, इस वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ कहता है कैपेसिटी क्या चाहिए, यानी कि वो योग्यताएं क्या चाहिए जिससे ये चीजें फुलफिल हो, है ना। योग्यता क्या होना चाहिए किसी भी देश में जिससे सतत विकास का लक्ष्य जो है वो पूरा हो सके, इसका बात कर रहा है। तो इसमें देखो सबसे पहले कैपेसिटी टू मेजर प्रोग्रेस, यानी सबसे पहले आपको देखना होगा आपकी जो योग्यता है उसका आपको आकलन लगाना है, ठीक है, आकलन लगाना है। मान लो सतत विकास को पूरा कंप्लीट करने में 100 रुपए का खर्च आएगा, तो आपको देखना होगा कि क्या हमारे पास 100 रुपया है या नहीं है, या फिर हमारे पास 90 रुपया है, 80 रुपया है, क्या हमें 10 रुपया लोन लेना पड़ेगा। ये तमाम चीजें तो कैपेसिटी का मेजर्स करना है हर एक पहलू, है ना। फिर कहता है कैपेसिटी टू प्रमोट इक्विटी। अब इक्विटी कहने का मतलब ये है कि आपको समाज में जो असमानता फैल गया है सबसे पहले इसको दूर करना होगा, तभी सतत विकास लक्ष्य पूरा हो सकता है। कैपेसिटी टू अडेप्ट टू शॉक, अब ये क्या कहता है, जो भी आपदा आता है, ठीक है, तो आपदाएं क्या करती हैं, सतत विकास को बाधा करती है। अब सतत विकास को बाधा कर रहा है आपदा, तो इसे क्या करना होगा, आपदाओं के लिए आपको एक आपके पास टीम होना चाहिए, जैसे एनडीआरएफ की टीम है भी। तो सतत विकास लक्ष्य की कैसे आप प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सकते हो, उसमें किस तरह के मेजर्स चीजों पे आप ध्यान दे सकते हो, उसका यहाँ पे बात किया गया है। कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म डेवलपमेंट पाथवेज, आपको देखना होगा कि वे कौन से रूपांतरकारी कदम होंगे जो इसको सफल बनाएंगे। अलग अलग रास्तों को तय करना होगा, यहाँ पे देखो अलग अलग रास्ता का बना हुआ पिक्चर। फिर कहता है कैपेसिटी टू लिंक नॉलेज विथ एक्शन, यानी कि जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो भी एक्शन चल रहा है उसको आपको लिंक करना होगा नॉलेज से। अगर आपको लग रहा है नहीं किसी गांव में कोई बच्चा है उसके पास इनोवेटिव आइडिया है, या फिर कोई भी एज ग्रुप का बच्चा है उसमें जो है कोई इनोवेटिव आइडिया यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेज में है, क्या करती है गवर्नमेंट उसे उठाती है उसके इनोवेशन को और उससे पूरे पूरे देश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। कैपेसिटी टू गवर्न कोऑपरेटिवली, यानी कि आपको ये देखना होगा कि आपके यहाँ सुशासन है कि नहीं। देखो सुशासन एक ऐसा चीज है, अगर ये नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपका जो प्रयास है सतत विकास का वो असफल हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल आप मान के चले। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था मेंस का आंसर राइटिंग में। अभी क्लासेस तो रेगुलर चल रहा है, मेंस का प्रैक्टिस का जो आपका चल रहा है 7 बजे ये क्लास आपको मिल रही है। 5 बजे इकोनॉमी की क्लास है, 12 बजे करंट अफेयर की क्लास है अभी होगी आपकी। तो ये तमाम क्लासेस जो हैं आपको ध्यान में रखते हुए रेगुलर देखते रहिए, सब्सक्राइब कर ले चैनल। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, हमें लगता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये तो जरूर समझ गए होंगे कि एक्चुअली अगर इसमें मेंस में आता है क्वेश्चन तो इसे लिखना क्या है, इसकी चुनौतियां क्या क्या है। तो आपको बताना है चुनौतियों में कि देखो चुनौती जो बेसिकली ये 17 पॉइंट को ही डिनोट कर देना। आपको बताना है भारत विश्व का सबसे बड़ी आबादी धारण करता है जहां गरीबी है। भारत में आज भी आपको बताना होगा 15% लोग हैं जो बिना खाए जो है सो जाते हैं। गुड एंड हेल्थ आपको बताना है कि आज भी यहाँ पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अधिक नहीं है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसी को उलट स्थिति में लिख दीजिएगा तो यही चैलेंज बन जाएगा, ठीक है। यानी जिस पॉइंट्स के बारे में बात किया गया एक्चुअल में वही तो चैलेंज है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्लीन एनर्जी, तो इंडिया में आपको बताना है कि अभी भी सोलर जो या पवन ऊर्जा तो चलिए तट रेखाओं पे जो है सो कि हो जाता है, उसका विकास समुद्र से आने वाली लहरों या फिर हवाओं के माध्यम से पवन चक्की है। लेकिन मध्य के क्षेत्र में ये उतना कारगर नहीं है। मध्य के क्षेत्र में अगर सौर ऊर्जा कारगर है तो सौर ऊर्जा अभी आज भी अफोर्डेबल नहीं है, यानी कि बहुत उसमें
कीमत लगाना पड़ता है। तो ये तमाम चीजों पे आपको चर्चा करना होगा। अगला क्वेश्चन पे हम क्या वीडियो बनाए आप लोग कमेंट करें। थैंक यू।